हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। छोटा सा ही चैप्टर है, कोई इतना चैप्टर हार्ड नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको वर्कबुक में जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको मैं आपको एक एक करके एक्सट्रैक्ट और क्वेश्चन आंसर बताऊंगी, आप इसको किसी कॉपी में नोट कर लें। तो पहला एक्सट्रैक्ट है बच्चों, इसमें पहला एक्सट्रैक्ट है, अगर तुम्हें कोई ज्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। आपको पता चल ही गया होगा किसने कहा था ये एक्सट्रैक्ट में, सेंटेंस किसने बोला था। तो इसमें वक्ता कौन है, वक्ता कहने वाले को कहते हैं, उसका परिचय दीजिए, उसे उपयुक्त वाक्य किस संदर्भ में कहा गया है। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है वो पहले एक्सट्रैक्ट में 4 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से पहले 2 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होते हैं और लास्ट के 2 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के होते हैं। तो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर के ही हिसाब से उसका आंसर लिखना होता है। अगर छोटा भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको 4 या 5 लाइन में बढ़ा करके और उसको पूरे 2 नंबर का कर देते हैं। तो आंसर है इसका, वक्ता इंजीनियर बाबू जगत सिंह है, जो जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के पड़ोस में रहते थे। रसीला नामक व्यक्ति जो वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना कर रहा था, तो उससे वक्ता ने तनख्वाह बढ़ाने को साफ मना कर दिया। अब आपके समझ में आ गया, संदर्भ कहते हैं कि किस विषय में बात कर रहे थे वो। दूसरा है क्वेश्चन, श्रोता कौन है, उसे तनख्वाह बढ़ाने की प्रार्थना क्यों की। आंसर है इसका, श्रोता रसीला है, इंजीनियर साहब जगत सिंह का नौकर है, 10 रुपए में उसकी गृहस्थी का खर्चा पूरा नहीं हो पाता, इसलिए उसने तनख्वाह बढ़ाने की प्रार्थना की। अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है, वेतन न बढ़ने पर भी रसीला बाबू जगत सिंह की नौकरी क्यों नहीं छोड़ना चाहता था। मैंने अभी आपको जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो बताया था, ये इसका आंसर आपको सोच करके खुद ही लिखना है, ठीक है, ये होमवर्क है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर घ, रसीला को रुपयों की आवश्यकता क्यों थी, उसकी सहायता किसने की, सहायता करने वाले के संबंध में उसने क्या विचार किया। आपको पता चल ही गया होगा कि क्यों आवश्यकता थी, है ना। तो रसीला के बच्चे बीमार थे और घर पर एक भी रुपया नहीं था, उसकी सहायता शेख सलीमुद्दीन के चौकीदार रमजान ने की। रसीला ने सोचा, क्या सोचा पता है ना आपको, कि रमजान गरीब है परंतु वह आदमी नहीं देवता है, क्योंकि उसने परेशानी के वक्त उसने उसकी सहायता की, वह गरीब होते हुए भी बहुत दिलदार है। दिलदार मतलब दिल का बड़ा दिल वाला, बड़े दिल वाला है। अब है इसमें दूसरा एक्सट्रैक्ट, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ नहीं दिया। ये कौन कह रहा है, कौन कह रहा होगा, रसीला। तो देखिए बाबू साहब कौन थे, बाबू साहब इंजीनियर जगत सिंह थे, उनका परिचय दीजिए। तो अब इसमें हमें उनका परिचय देना है, उनके बारे में बताना है। शेख सलीमुद्दीन उनके पड़ोसी थे, धनवान होते हुए भी जगत सिंह ने अपने नौकर रसीला की परेशानी के वक्त सहायता नहीं की, ये उनके चरित्र की विशेषता थी। अब है क्वेश्चन नंबर ख, वक्ता को कितना वेतन मिलता था, उसमें उसका गुजारा क्यों नहीं हो पाता था। आंसर है इसका, वक्ता को 10 रुपए वेतन मिलता था और उसका परिवार बहुत बड़ा था, वेतन बहुत कम था, इसलिए उसका गुजारा नहीं हो पाता था। अब है क्वेश्चन नंबर ग, बाबू साहब द्वारा वक्ता का वेतन न बढ़ाए जाने पर भी वह कहीं और नौकरी क्यों नहीं करना चाहता था। वेतन ना, आंसर है वेतन ना बढ़ने पर भी वक्ता सोचता था कि मैं यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते हैं, परंतु यहाँ किसी ने मुझ पर कभी संदेह नहीं किया, क्योंकि सब लोगों का वो विश्वास पात्र हो गया था, इसीलिए वह कहीं और जाना नहीं चाहता था, नौकरी छोड़ना नहीं चाहता था। अब देखिए एक्सट्रैक्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर घ, वक्ता की परेशानी को किसने किस प्रकार हल किया,
इससे उसके चरित्र की किस विशेषता का पता चलता है। वक्ता की परेशानी को रमजान, रमजान कौन था, तो इसको हमने ब्रैकेट में लिख करके इसलिए दिया है कि हमें रमजान का भी बताना है कि कौन था रमजान। शेख सलीमुद्दीन के चौकीदार थे, ने पैसे देकर हल किया। ये उसके दिलदार व आदमी न होकर देवता होने का प्रमाण, प्रमाण कहते हैं सबूत है, क्योंकि उसने स्वयं गरीब होने पर भी रसीला की सहायता की। अब है एक्सट्रैक्ट थर्ड। बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हुजूर मान जाइए, आप समझें आपने मेरा काम मुफ्त में किया है। अब इसमें वक्ता और श्रोता कौन कौन है, तो पहले आप एक्सट्रैक्ट समझ लीजिए। इसमें बस 500 रुपए तो अंदर जो रिश्वत ले रहा था वो व्यक्ति कह रहा है दूसरे व्यक्ति से कि बस 500 रुपए ही देंगे आप, और इतनी मतलब मैं जो है इतनी छोटी मोटी रिश्वत नहीं लेता हूँ, तो आप मेरा अपमान कर रहे हैं। और दूसरे सेंटेंस में वो व्यक्ति आंसर दे रहा है कि हुजूर मान जाइए, मेरे पास इतने ही पैसे हैं, आप ये समझ लें कि एक व्यक्ति का काम मुफ्त में ही कर दिया। तो इसमें दो दो वक्ता और दो दो श्रोता हैं, ठीक है। तो पहले मैंने जो अंडरलाइन किया हुआ है और नंबर 1 डाला है उसका मैं पहले वक्ता और श्रोता बताऊंगी आपको, और फिर जो नंबर 2 अंडरलाइन करके नंबर 2 डाला हुआ है उसको मैं बताती हूँ कि उसका वक्ता और श्रोता कौन है, क्योंकि इसमें 2 वक्ता और 2 श्रोता हैं। वक्ता और श्रोता कौन कौन है। पहले वाक्य में इंजीनियर बाबू जगत सिंह वक्ता और श्रोता रिश्वत देने वाला व्यक्ति है। देखिए मैंने क्वेश्चन में कुछ अंडरलाइन वर्ड किए हैं, तो आप उससे सेंटेंस बना लेंगे कि वक्ता पहले वाक्य में इंजीनियर बाबू, क्योंकि वर्कबुक में शॉर्ट में ही जगह होती है इसलिए हम इसी तरीके से क्वेश्चन आंसर लिखते हैं। दूसरे में रिश्वत देने वाला व्यक्ति और जगत सिंह है। बाबू जगत सिंह को कोई व्यक्ति रिश्वत दे रहा है और वह 500 रुपए की रिश्वत जगत सिंह को कम लग रही है। व्यक्ति उनसे उन्हीं पैसों में काम करने की प्रार्थना कर रहा है। क्वेश्चन नंबर खा देखिए, रसीला उनकी बात को सुनकर क्या समझ गया और क्या सोचने लगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन में से ले रही हूँ जो अंडरलाइन किया हुआ है मैंने, इसके बाद आपको आंसर ऐसे ही पूरा लिखना है आपको। रसीला उनकी बातचीत को सुनकर समझ गया कि अंदर रिश्वत ली जा रही है। वह सोचने लगा, कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा, रुपया कमाने का ये कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ तब भी महीने भर बाद 10 रुपए हाथ आते हैं केवल। अब है क्वेश्चन नंबर गा। आप मेरा अपमान कर रहे हैं कथन से वक्ता का क्या संकेत था, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें देखिए आंसर, आप मेरा अपमान कर रहे हैं कथन से वक्ता का संकेत कम रिश्वत की ओर था, क्योंकि उसको कम रिश्वत लग रही थी जो रिश्वत दी जा रही थी, क्योंकि जो रिश्वत दी जा रही थी वह उनके स्तर के अनुरूप नहीं थी। मतलब वो बहुत हाई स्टैंडर्ड की रिश्वत लिया करते थे, तो इसलिए उनको ऐसा लग रहा था कि ये मेरा अपमान हो रहा है इतनी छोटी सी रिश्वत दे करके। अनुरूप अनुसार नहीं थी, वे बड़ी रिश्वत लिया करते थे, 500 रुपए जैसी छोटी रकम वे नहीं लेते थे, इसलिए कम रिश्वत लेना उन्हें अपना अपमान लग रहा था। अब क्वेश्चन नंबर घ, उपयुक्त पंक्तियों में समाज में व्याप्त किस बुराई की ओर संकेत किया गया है। इस बुराई का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। उपयुक्त पंक्तियां मतलब जो ऊपर पंक्तियां कही गई हैं वो। उपयुक्त पंक्तियों में समाज में व्याप्त रिश्वतखोरी की बुराई की ओर संकेत किया गया है। इस बुराई से समाज में लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। लोग रिश्वत के बल पर गरीब व्यक्तियों को फंसाकर उनसे जबरदस्ती जुर्म कबूल कराते हैं, चाहे जुर्म छोटा हो फिर भी उसे बड़ा कर देते हैं, और धनी व्यक्ति पैसे के बल पर जुर्म करने के बाद भी रिश्वत देकर साफ बच जाते हैं, जैसा कि जगत सिंह ने किया था। जगत सिंह ने भी रसीला के साथ यही किया था कि एक सिपाही को जब थाने ले गए थे उसको, तो एक सिपाही को 5 रुपए का नोट दिया था और उससे कहा था कि तुम इसको मार मार करके और इससे जुर्म कबूल करा लेना।
और जबरदस्ती